ये बात है साल 2017 की। लोकसभा में बजट पास करा जा रहा था और स्पीच दे रहे थे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली। इसी स्पीच के दौरान अरुण जेटली ने एक बिल पेश करा जिसे तत्कालीन स्पीकर सुमित्रा महाजन ने मनी बिल के रूप में स्वीकार कर लिया। भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 के अनुसार मनी बिल वो बिल होता है जिन्हें राज्यसभा में पास करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है और यहीं से इंट्रोड्यूस हुई इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। हालांकि 2017 में अप्रूवल मिलने के बाद भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 2 जनवरी 2018 में इंडियन गजट में पास करके इसे इम्प्लीमेंट करा था। इलेक्टोरल बॉन्ड को चलाने का मेन एम पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करना था, जिससे कि वो इलेक्शन कैंपेन को आराम से मैनेज कर पाएं और पार्टी के किसी भी काम में पैसे की कमी ना आए। ये बॉन्ड नेचर में एनोनिमस होते थे, यानी कि किसने इनको खरीदा और पैसा किस पार्टी के बैंक अकाउंट में जा रहा था, ये सब बातें एकदम गुप्त रखी जाती थी। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार ये टैक्स फ्री होते थे। 7 नवंबर 2022 से पहले ये बॉन्ड एक साल में सिर्फ 70 दिन ही सेल करे जाते थे, पर गुजरात और हिमाचल असेंबली में इलेक्शंस के दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता लगने के कुछ दिन पहले ही अमेंडमेंट के द्वारा इनकी संख्या असेंबली इलेक्शन के दौरान 85 दिन कर दी गई थी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता वो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिनका मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि रूलिंग पार्टी इलेक्शन के दौरान अपनी पावर का गलत इस्तेमाल न कर सके। इलेक्शन कमीशन के चुनाव शेड्यूल की घोषणा करने के तुरंत बाद ही आचार संहिता इम्प्लीमेंट कर दी जाती है। अब बात करते हैं कि कौन इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद सकता है, कहां से खरीद सकता है, कब खरीद सकता है, कैसे खरीद सकता है और किस पार्टी के बॉन्ड्स को खरीदा जा सकता है। कोई भी इंडियन सिटीजन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में रजिस्टर्ड हो और आरबीआई के केवाईसी नॉर्म्स को फुलफिल करता हो, इन बॉन्ड्स को खरीद सकता है। इन बॉन्ड्स को सिर्फ चेक या डिजिटल पेमेंट द्वारा एसबीआई की कुछ स्पेसिफिक ब्रांच से खरीदा जा सकता है। शुरुआत में तो ये बॉन्ड्स एसबीआई की केवल 4 शाखाओं चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई से सेल करे जाते थे, पर थर्ड फेज सेलिंग तक इनको देश की 12 शाखाओं से बेचा जाने लगा था। आमतौर पर इनको साल में 10-10 दिन के लिए जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में सेल करा जाता था, पर लोकसभा इलेक्शन से पहले इनको 30 दिन एक्स्ट्रा बेचा जाता था। केवल उन्हीं पार्टी के लिए बॉन्ड्स खरीदे जा सकते हैं जो लीगली रजिस्टर्ड हों। बॉन्ड बेचे जाने के 15 दिन के अंदर पार्टी को पैसे को रिडीम करना होता था, नहीं तो वो पैसे प्रधानमंत्री राहत कोष में चले जाते थे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 29A के अनुसार लीगली रजिस्टर्ड पार्टी वो पार्टी होती है जिसने पिछले इलेक्शन में कम से कम 1% वोट पाए हों। काफी समय से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अगेंस्ट में PIL फाइल करी जा रही थी, जिसके जवाब में 15 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की एक बेंच ने इसे और इसके साथ साथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट में जुड़े हुए सभी अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करके इस बॉन्ड पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम राइट टू इन्फॉर्मेशन के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के सब क्लॉज A के तहत वोटर्स के इस अधिकार का भी उल्लंघन करती है कि वे जाने की पार्टियां इलेक्शन के लिए पैसा कहां से लाती हैं। इस स्कीम पर बैन लगाने के तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को डोनर्स की लिस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंपने का आदेश दिया और साथ साथ इलेक्शन कमीशन को इस लिस्ट को अपनी वेबसाइट पर डिस्क्लोज करने का भी आदेश दिया। इसके बाद कुछ ऐसे खुलासे हुए जिन्होंने सबको हैरान करके रख दिया। मार्च 2018 से अप्रैल 2022 के बीच 18,299 बॉन्ड सेल करे गए, जिनकी वैल्यू लगभग 9,857 करोड़ रुपए थी। सबसे बड़ी बात, इनको खरीदने वाले टॉप लीडर्स अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला नहीं थे, बल्कि कुछ ऐसी फर्म्स थीं जिनका नाम तक हम नहीं जानते। अप्रैल 2019 से जनवरी 2024 के बीच सबसे ज्यादा डोनेशन फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज और मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड ने दी और इन डोनेशन का सबसे ज्यादा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के हिस्से में गया। बीजेपी को इन बॉन्ड से 6,986.5 करोड़ और तृणमूल कांग्रेस को 1,397 करोड़ रुपए मिले। इतना ही नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1,334 करोड़ और नवंबर 2012 में फॉर्म की गई आम आदमी पार्टी को 69 करोड़ रुपए मिले। नेवी से रिटायर्ड कमोडोर लोकेश बत्रा ने बॉन्ड सेलिंग के 26 एडिशन पर RTI डाली और इससे मिली इन्फॉर्मेशन से पता चला कि सबसे ज्यादा बॉन्ड्स हैदराबाद से सेल हुए थे, जिनकी वैल्यू 335.30 करोड़ थी। इसके बाद सबसे ज्यादा बॉन्ड्स कोलकाता और मुंबई से सेल हुए थे, जबकि सबसे ज्यादा बॉन्ड मनी राजधानी दिल्ली से 565.79 करोड़ रिडीम हुई थी। अब बात यहाँ पे इलेक्टोरल मनी की मदद से पैसा डोनेट करने की नहीं है, बल्कि बात ब्लैक मनी, ब्लैकमेलिंग और मिसयूज ऑफ पावर की है। फॉर एन एग्जांपल, सबसे ज्यादा बॉन्ड परचेज करे हैं फ्यूचर गेमिंग्स एंड होटल्स ने, जिसके मालिक हैं सैंटियागो मार्टिन। इस लॉटरी कंपनी ने 2019 से 2024 के बीच टोटल 1300 करोड़ के बॉन्ड्स खरीदे। इनमें से 100 करोड़ के बॉन्ड्स इन्होंने ईडी की जांच बैठने के 1 हफ्ते बाद खरीदे। सेम इसी तरह मेगा इंजीनियरिंग और वेदांता लिमिटेड ने भी ईडी की जांच बैठने के कुछ समय बाद ही करोड़ों के बॉन्ड्स खरीदे। ऐसा ही कुछ देखने को मिला बंगाल में। संजीव गोयनका, जो बंगाल के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इन्होंने 664 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, जिनमें से 122 करोड़
करोड़ के बॉन्ड इन्होंने तब खरीदे जब बंगाल में इलेक्शन शुरू होने वाले थे। और बड़ी बात यह है कि इन पर भी ईडी और सीबीआई की जांच चल रही थी। ये सब देख करके तो ऐसा लगता है कि ये बड़ी कंपनियां बॉन्ड्स खरीदकर अपने ऊपर चल रही जांच को रुकवाने की कोशिश करती हैं, या फिर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जांच बैठालकर इनसे पैसा वसूला जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को सुप्रीम कोर्ट में 6 सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण, निजाम पाशा, कपिल सिब्बल, विजय हंसारिया, संजय हेगड़े और शादान फरासत ने चुनौती दी थी। जानते कि इन्होंने ऐसे कौन कौन से आरोप लगाए जिनके बेसिस पे इस बॉन्ड को खत्म कर दिया गया। प्रशांत भूषण ने कहा कि देश के हर नागरिक को यह जानने का अधिकार है कि उसका नेता और पार्टी पैसे कहां से ला रही है, पर इस बॉन्ड के एनोनिमस होने की वजह से ये राइट टू इन्फॉर्मेशन का उल्लंघन करता है। प्रशांत भूषण ने दूसरा आरोप लगाया कि इस बॉन्ड को खरीदकर कंपनीज पॉलिटिकल पार्टी से फेवर लेने की कोशिश करती हैं, जिसकी वजह से करप्शन को बढ़ावा मिलता है। प्रशांत भूषण ने तीसरा आरोप लगाया कि एफसीआरए में अमेंडमेंट के बाद एक शेल कंपनी भी डोनेशन कर सकती है, जिसका यूज ब्लैक मनी को व्हाइट में बदलने के लिए भी करा जा सकता है। शेल कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसकी ना कोई मार्केट वैल्यू होती है और ना ही इसके कोई एसेट होते हैं। इनको मेनली इलीगल एक्टिविटीज करने के लिए ही फॉर्म करा जाता है। कपिल सिब्बल ने पहला आरोप लगाया कि कोई भी पार्टी जब मन चाहे पैसा निकालने के बाद बैंक अकाउंट को बंद कर सकती है, जिसकी वजह से डोनर और पार्टी दोनों का पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह से ब्लैक मनी को बहुत आसानी से व्हाइट मनी में कन्वर्ट करा जा सकता है। कपिल सिब्बल ने दूसरा आरोप लगाया कि हर शेयर होल्डर को यह अधिकार होता है कि वो जाने कि उसकी कंपनी उसका पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, और कंपनीज का इस तरह छुपकर पैसा डोनेट करना शेयर होल्डर्स के साथ कहीं ना कहीं धोखा है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पर क्या सच में करप्शन और ब्लैकमेलिंग का काम हो रहा है? आप अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो से अगर झूठ का पर्दा हटाओ तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप तक हमारी लेटेस्ट वीडियोस पहुंचती रहें।